प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं। पहला पार्ट हम इस वीडियो में करने वाले हैं और दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो 2 पार्ट मैंने कैसे डिवाइड किए हैं। जो इस वीडियो में हम करेंगे वो प्योरली कैसा होगा, याद करने वाला पोर्शन होगा, जिसमें हम ट्रिक्स की भी हेल्प लेंगे, प्योरली याद करने वाला पोर्शन। और जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 2 वो होगा अपना सारा समझने वाला पोर्शन। ठीक है, इस वीडियो में पूरा याद करने वाला, नेक्स्ट वीडियो में समझने वाला। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल साधारण तरीके से बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम क्या है, जेनेटिक्स। ठीक है, हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जेनेटिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जेनेटिक्स टर्म किसने दी थी? देखो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ऐसे आएंगे जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए पर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद करने ही चाहिए। जेनेटिक्स जो टर्म थी वो किसने दी थी? डब्ल्यू बैटसन ने। ठीक है, डब्ल्यू बैटसन ने टर्म दी जेनेटिक्स। ठीक है, अब जेनेटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, हेरिडिटी प्लस वेरिएशन की स्टडी को ही क्या बोलते हैं, हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूछना चाहिए कि ये हेरिडिटी क्या होती है या ये वेरिएशन क्या होती है। तो हेरिडिटी सिंपल है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा खानदानी, है ना, कि खानदानी कोई चीज चल रही है ना। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर कि मान लो मेरे परदादा में थी, फिर उनसे मेरे दादाजी में आई, फिर मेरे पापा में आई, फिर मुझ में आई, ऐसे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं वेरिएशन क्या होती है। तो वेरिएशन तो आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरी शक्ल अजीब तरीके की है ना, मान लो हम सारे एक स्पीशी में हैं, हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, तो मेरी शक्ल अलग है, आपकी शक्ल अलग है ना। और कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनकी शक्ल अलग है ना। जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता वो उसकी शक्ल अलग है, सबकी अलग अलग शक्ल है और सारे ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज आर डिफरेंट। इतनी बातें यहाँ पे अपनी क्लियर है ना, साथ साथ चीजों को याद करते हुए ही हम चलेंगे। ठीक है, इसमें पूरा अपना क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ अपने को साइंटिस्ट के नाम है जो अपने को याद करने ही पड़ेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन? मेंडल, सबको पता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? मॉर्गन। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? डब्ल्यू बैटसन। ठीक है, फिर से करेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है? डब्ल्यू बैटसन। ठीक है, ये अपना क्लियर है। अब ये पूरे साइंटिस्ट है कौन से? एनसीईआरटी वाले। ये सारे साइंटिस्ट कहाँ दिए हुए हैं? अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो ये अपने को याद करने वाले हैं। मैंने एक जगह पे लिख दिया, यहाँ पे निपटा लेते हैं इनको। देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कर चुके हैं, कौन है? मेंडल जी हैं। ठीक है, और पुनेट स्क्वायर किसने बनाया? तो नाम में यार है पनेट, तो इसने पुनेट, पुनीत बोल लो या पुनेट बोल लो या पनेट बोल लो, कुछ भी बोल लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, नमक स्वादानुसार तरीके से किसी भी तरह बोल लो, बस याद रहना चाहिए। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, कि मेंडल जी ने जो काम किया था उसकी रीडिस्कवरी किसने की? किसने? 3 साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। कौन सा? डी वराइज, कोरेंस एंड शेमार्क। ठीक है, इनके पूरे नाम आप याद ना भी रखो, इतना सा याद रख लेना, डी वराइज, कोरेंस एंड शेमार्क। ठीक है, इसने से अपना काम हो जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन अपने को करने। ठीक है, ये रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। ठीक है, अब एक 2 साइंटिस्ट आते, सटन एंड बॉबरी। इन्होंने क्या किया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दी थी, एनसीईआरटी में है ये, है ना। ये सारे एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। ठीक है, अब लिंकेज किसने? लिंकेज सबको पता ही होता है, तो आसान सा क्वेश्चन है। लिंकेज किसने? मॉर्गन जी ने दी थी। ठीक है, और एक्स बॉडी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक्स बॉडी की जो डिस्कवरी थी वो किसने की? हैंकिंग ने की थी, एक्स बॉडी। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना, है ना। वैसे लिंकेज का तो मॉर्गन सबको याद रहता है, इसको याद रख लेना। देखो एक्स में भी ऐसे के जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, देखो ये के जैसी, इसमें भी के जैसी आ रही है, तो हैंकिंग याद रह जाएगा। लिंकेज के साथ कंफ्यूज मत करना, लिंकेज, मॉर्गन, ये सबको याद रहता ही है। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें देख लेते हैं ना, छोटी छोटी कंफ्यूजन। ठीक है, देखो हम डिप्लॉयड हैं, हम क्या हैं? डिप्लॉयड हैं। मतलब डिप्लॉयड का मतलब है, देखो हमारी स्ट्रक्चर कैसी है, मान लो हमारी कैसी है? डिप्लॉयड है ना। मैं डिप्लॉयड हूँ, आप डिप्लॉयड हो। इसका क्या मतलब है? डिप्लॉयड का क्या मतलब है कि हर क्रोमोसोम की अपने पास कितनी कॉपी है? 2 कॉपीज है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इसका मैं नाम रख रहा हूँ ए, इसका नाम रख रहा हूँ क्रोमोसोम
क्रोमोजोम ए, तो क्रोमोजोम ए की हमारे पास 2 कॉपी होंगी, इसीलिए हम डिप्लॉइड है। इसकी 3 कॉपी होती तो ट्रिप्लॉइड, इसकी 4 कॉपी होती तो टेट्राप्लॉइड। ठीक है, ऐसे जैसे ये ए क्रोमोजोम है, अब मैं बना रहा हूं, मान लो ये बी क्रोमोजोम है, बी क्रोमोजोम की भी हमारे पास कितनी होंगी, 2 कॉपी होंगी। मैं एक और बना देता हूं, मान लो ये सी क्रोमोजोम है, तो सी क्रोमोजोम की भी हमारे पास कितनी कॉपी होंगी, 2 कॉपी होंगी। डिप्लॉइड मतलब हर क्रोमोजोम की क्या, 2 कॉपी होंगी। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है, मैं बोल दूं कि ये दोनों क्रोमोजोम क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम है। मैं बोल दूं कि ये दोनों क्रोमोजोम जो है होमोलोगस है, ये दोनों क्रोमोजोम जो है वो होमोलोगस है। तो आपको पूछना चाहिए कि भाई तू किस बेस पे बोल रहा है कि ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। तो मैं अब बताने जा रहा हूं, देखो सिंपल सी बात है, इस क्रोमोजोम में फॉर एग्जांपल इस लोकेशन पे एक जीन प्रेजेंट है, तो इसका होमोलोगस ये है, तो इसमें भी इसी लोकेशन पे ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पे यहां पे एक और जीन यहां पे प्रेजेंट है, तो इस क्रोमोजोम में भी यहीं पे प्रेजेंट होगा। तो 2 होमोलोगस क्रोमोजोम का मतलब क्या है कि जो जीन्स हैं वो सेम लोकेशन पे दोनों पे प्रेजेंट हो, वो क्या हो जाएगा, होमोलोगस। ये दोनों होमोलोगस है तो इन पे भी सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे, ये दोनों होमोलोगस है तो इन पे भी सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे, तो ये अपने हो जाते हैं क्या, होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम वो देख लेते हैं कि एलील क्या होता है। जीन तो पता चल गया ना, देखो ये एक जीन है, ये क्रोमोजोम पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो एक ये देखो, ये आया है मान लो मदर से, ये आया है मदर से, ये आया है फादर से, तो जरूरत नहीं है ना कि ये दोनों सेम होंगे। ये मदर से आया, ये फादर से आया, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ये दोनों सेम होंगे, है ना। ये अलग भी हो सकता है, ये अलग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये है डोमिनेंट कैपिटल टी, ये है रिसेसिव, है ना, छोटा स्मॉल टी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये क्या है, जीन है। अब जीन की आप देख पा रहे हो कि होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर मैं डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं। होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर जीन की क्या है, अल्टरनेट कॉपी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सेम भी तो हो सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकते हैं, टी डी कैपिटल टी, या ऐसे भी तो हो सकते हैं, है ना। तो मतलब क्या है, सेम लोकेशन पे, मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर क्या है, जीन की अल्टरनेट कॉपी प्रेजेंट हो सकती है। अल्टरनेट कॉपी जिनको हम क्या बोल देते हैं, एलील्स बोल देते हैं, एलील्स। ठीक है, देखो एलील्स क्या है, जीन की अल्टरनेट फॉर्म है ना। एलील ये कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, तो इसको सिंपली क्या बोल रहे हैं, हम एलील बोल रहे हैं। देखो इतनी सिंपल सी बात है ना, ये बेसिक सी चीज अब ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। अब ये तो सिंपल पता ही होता है कि ये होगा, कैसी कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। ये भी कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। होमो मतलब बिल्कुल सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। और ये कैसी कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मतलब ये कैपिटल हो गया, ये स्मॉल हो गया ना, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव। ये सिंपल सी बातें थी। अब देखो मेंडेलियन ट्रेट्स कौन से थे, 2 फ्लावर के थे, 2 सीड के थे, 2 पोड के थे और एक स्टेम का था। ठीक है, 2 फ्लावर के, 2 सीड के, 2 पोड के, एक स्टेम का। फ्लावर के 2 कौन से थे, फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर कलर। देखो फ्लावर पोजीशन या तो एक्सियल होगी या टर्मिनल होगी। अब यहाँ पे कॉमन सेंस समझना थोड़ा, जो मैंने आगे वाले लिखे हैं ना वो सारे क्या हैं, डोमिनेंट हैं, और जो बाद वाले हैं वो रिसेसिव है। जैसे फ्लावर पोजीशन में जो एक्सियल पोजीशन है वो डोमिनेंट है और टर्मिनल वाली क्या है, रिसेसिव है। फ्लावर कलर में वॉयलेट क्या है, डोमिनेंट, वाइट क्या है अपना रिसेसिव। अब सीड पे आ जाते हैं, सीड कलर एंड सीड शेप। सीड कलर येलो क्या है, डोमिनेंट, और ग्रीन क्या है, रिसेसिव। सीड शेप में क्या है, राउंड क्या है, राउंड सीड की शेप कैसी है, डोमिनेंट, रिंकल्ड कैसी है, रिसेसिव। पोड पे आ जाते हैं, पोड कलर ग्रीन कैसा है, डोमिनेंट है, येलो कैसा, रिसेसिव। पोड शेप में इन्फ्लेटेड है, डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या है, रिसेसिव। और स्टेम हाइट की बात करें तो टॉल हाइट क्या है, डोमिनेंट, और ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। ठीक है, मेंडल की सक्सेस के क्या रीजन थे, 1 to 2 कैरेक्टर एट ए टाइम, है ना, 1 या 2 कैरेक्टर, मतलब वो एक टाइम पे 1 या 2 कैरेक्टर के बारे में ही क्या स्टडी करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। दूसरा क्या है, स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड, मतलब वो ज़्यादा थ्योरेटिकल काम नहीं करते थे, ज़्यादा जैसे हमारी बायोलॉजी में थ्योरेटिकल लिखा हुआ है ना, ऐसे काम नहीं करते थे, वो मैथमेटिकल काम करते थे, स्टैटिस्टिक्स पे काम करते थे। इसलिए उनकी क्या है,
जो रिजल्ट भी थे वो थोड़े एक्यूरेट आते थे। और क्या है, उन्होंने क्या पी प्लांट का सिलेक्शन किया, पी प्लांट है ना, उन्होंने क्या मटर के पौधे पे उन्होंने काम किया। उससे क्या फायदा हुआ, मटर का पौधा क्या सेल्फ पॉलिनेशन करता है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन करता है और उसमें मल्टीपल ट्रेट्स मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स पे अपन स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी लगा लो, फ्लावर पोजीशन है ना, फ्लावर कलर, पॉड का कलर, पॉड की शेप, सीड का कलर, सीड की शेप। तो इस तरह से मल्टीपल ट्रेट्स हैं, बहुत सारे ट्रेट्स हैं जिनकी अच्छी स्टडी हो सकती है। और क्या है, पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो कम है ना, हमें क्या है जल्दी से प्रोजेनी मिल जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है, मान लो 10 साल हो, 10 साल में प्रोजेनी आए तो 10 साल तक हम बैठे बैठे देखते रहेंगे अपना रिजल्ट देखने के लिए। और यहाँ क्या है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, मतलब जल्दी जल्दी प्रोजेनी आएगी, तो अपना जो भी रिजल्ट है, हमने को जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो अपने को जल्दी जल्दी दिखता रहेगा। ठीक है, अब एक आता है बैक क्रॉस। देखो बैक क्रॉस में अपने को 2 याद रखने हैं, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस। देखो बैक क्रॉस का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हम F1 जो इंडिविजुअल है उसका क्रॉस करा दे किसी भी पेरेंट के साथ। ठीक है, बैक क्रॉस का क्या मतलब है कि हम F1 इंडिविजुअल का पेरेंट्स के साथ क्या करा दे, क्रॉस करा दे। ठीक है, अब कौन से पेरेंट्स के साथ, रिसेसिव के साथ कराएंगे F1 इंडिविजुअल का क्रॉस। जब हम रिसेसिव पेरेंट के साथ करा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। और डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आउट क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें, ये भूल जाता है। देखो आपने सुना होगा, जैसे बोलते हैं ना कि कपिल शर्मा शो की टीआरपी हाई चल रही है, या कोई भी शो है, रियलिटी शो है, उसकी टीआरपी हाई चल रही है, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक याद रख लेना, टीआरपी। ठीक है, ये ट्रिक है अपनी, टीआरपी मतलब टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट, है ना, आरपी मतलब रिसेसिव पेरेंट, टी से अपना हो गया क्या, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे, जीन इंटरेक्शन पे। अब जीन इंटरेक्शन यहां पे अपने पास 2 टाइप की है, एक है एलीलिक और एक नॉन एलीलिक। ठीक है, जीन इंटरेक्शन अपने पास 2 टाइप की, एलीलिक जीन इंटरेक्शन एंड नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन। एलीलिक जीन इंटरेक्शन में हमारे पास क्या क्या आएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल जीन, प्लियोट्रोपिक जीन, लीथल जीन। और नॉन एलीलिक में हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस या सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, अब इन पे बात करते हैं, बारी बारी करके बात करते हैं। और वो बात मैं पहले बता चुका हूं कि इस वीडियो में, इस पार्ट में हम सिर्फ याद करने वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जो भी समझने वाला टेक्निकल पोर्शन है हम वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, अब बारी बारी से करेंगे, इन पे एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। देखो नाम से ही पता लग रहा है इनकम्प्लीट, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो रेड कलर का था फादर और ब्लैक कलर की थी मदर, है ना, तो बच्चे में क्या होना चाहिए था, या तो रेड कलर आना चाहिए था या ब्लैक कलर आना चाहिए था। पर इनकम्प्लीट मतलब इनकम्प्लीट मतलब ना तो रेड डोमिनेट कर पाया ना ब्लैक डोमिनेट कर पाया, और यहां पे कोई नया ही कलर आ गया प्रोजेनी में, ब्लू कलर आ गया, ना तो ये दिखा ना ये दिखा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स को कैसे याद रखें, इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि इनकम्प्लीट मीरा ड्रैगन जैसी दिखती थी, मतलब मीरा किसी लड़की का नाम है और वो बिना मेकअप यानी इनकम्प्लीट होती थी। तो बिना मेकअप तो आपको पता ही है ना, ड्रैगन जैसी लगती है। अब लड़कियां नीचे कमेंट मत करें, है ना, क्योंकि हम एजुकेशनल पर्पस के लिए आपका यूज कर रहे हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट मीरा ड्रैगन जैसी दिखती थी। ठीक, इनकम्प्लीट मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मीरा से आया हमारे पास मिराबिलिस जलापा और ड्रैगन से आया स्नैप ड्रैगन, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कौन से एग्जाम्पल हैं अपने पास, मिराबिलिस जलापा और स्नैप ड्रैगन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद हम चलते हैं कोडोमिनेंस के। ठीक है, इसको भी वैसे ही समझते। देखो मान लो रेड कलर के थे फादर और ब्लैक कलर की थी मदर। ठीक है, अब ये प्रोजेनी में या तो रेड डोमिनेट करना चाहिए था और या ब्लैक डोमिनेट करना चाहिए था, बट क्या हुआ, ना तो रेड पूरे तरीके से डोमिनेट कर पाया ना ब्लैक कर पाया। देखो नाम में यार को मतलब दोनों साथ में, है ना, को मतलब साथ में यानी दोनों, मतलब आधा ब्लैक आ गया और आधा रेड आ गया। ठीक है, ये अपनी होती है कोडोमिनेंस। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स को कैसे याद रखें, देखो आपने देखा होगा जो भी सरदार होते हैं ना, सिख होते हैं, वो थोड़ा से गुस्से में रहते हैं, थोड़े से गुस्से, मतलब उनको थोड़ा सा आप छेड़ दो तो बोलेंगे अबे ओ, है ना, उनका कोड वर्ड होता है ना। सिखों को सरदार जो होते हैं वो थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, उनको थोड़ा सा भी कुछ बोल दो तो उनका कोड वर्ड ये
रहता है ना, अबे ओ, है ना, ऐसे आप देखा हो ना गुस्से में, अबे ओ तूने कैसे बोल दिया मेरे को, इस तरीके से, ठीक है। तो सिखों का कोड वर्ड क्या होता है, अबे ओ, है ना। सिखों मतलब सिकल सेल एनीमिया, कोड देखो COD, ये क्या है अपना कोडोमिनेंस, और अबे ओ से ABO ब्लड ग्रुप, मतलब कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल एनीमिया एंड क्या है, ABO ब्लड ग्रुप, ये अपना हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लियोट्रोपी में। देखो प्लियोट्रोपी का मतलब क्या है, वन जीन कोड्स फॉर मोर देन वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है, एक जीन एक कैरेक्टर के लिए ही कोड करता है। फॉर एग्जांपल मान लो विराट कोहली है, तो विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट खेलता है, ये है नॉर्मल कंडीशन। बट प्लियोट्रोपी में क्या हो जाएगा, विराट कोहली क्रिकेट भी खेल रहा है, विराट कोहली बास्केटबॉल भी खेल रहा है, विराट कोहली फुटबॉल भी खेल रहा है, तो वो क्या हो जाएगी अपनी प्लियोट्रोपिक कंडीशन। एक जीन क्या है, मोर देन वन, एक से ज्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। प्लियोट्रोपी का एग्जांपल कैसे याद रखना है, देखो P फॉर प्लियोट्रोपी, P फॉर फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है, P फॉर प्लियोट्रोपी, P फॉर फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है मल्टीपल एलील्स, ठीक है, बिल्कुल नाम से ही सब कुछ अपने को कवर हो रहा है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, एलील्स मतलब एलील्स। तो सिंपली देखो नॉर्मली क्या होता है, एक जीन के लिए दो एलील होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कैपिटल T है और या स्मॉल t है, तो दो कॉपी प्रेजेंट होती हैं, दो एलील। बट मल्टीपल एलील में क्या होगा, एक जीन के लिए मोर देन 2 एलील्स। देखो नॉर्मली क्या है, दो एलील प्रेजेंट हो गए, दो से ज्यादा हो जाए तो क्या हो गया, मल्टीपल एलील। इसका एग्जांपल तो बहुत सिंपल है, सबको पता ही होता है, ABO ब्लड ग्रुप। मल्टीपल एलील केसेस में देखो 3 एलील प्रेजेंट है, ये A वाला, B वाला और एक I वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक देखो अब याद करो, हमने प्लियोट्रोपी में क्या किया था, प्लियोट्रोपी में क्या किया था कि एक जीन के लिए मोर देन वन कैरेक्टर हो तो प्लियोट्रोपी। बट यहां पे उसका ठीक ऑपोजिट है कि वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए मोर देन वन जीन, है ना, एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन जब कोड करें तो क्या है, पॉलीजेनिक। मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्लियोट्रोपी में क्या था, एक जीन था और मोर देन वन कैरेक्टर्स थे। और पॉलीजेनिक, पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक मतलब जीन्स, मतलब बहुत सारे जीन्स जब एक कैरेक्टर के लिए कोड करें। अब इसके एग्जांपल याद करने की सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो जहां भी ह्यूमंस वाला एग्जांपल आ जाए ना, ह्यूमंस स्किन कलर, ह्यूमन वेट, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन आई कलर, तो सारे कहां जाएंगे, अपने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पे। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन हमें यहां 3 तरीके से याद करनी है। कैसे कैसे, देखो XX Y वाली, XXXO वाली, ZWZ वाली, ठीक है। देखो सिंपल है, X का मतलब है यहाँ पे, X का जहां भी XX वाली आ जाए ना, वहां पे देखना क्या है, XX वाली फीमेल है, ठीक है, मतलब होमोजाइगस जो है वो फीमेल है, और XY क्या है, मेल है ना। ये तो अपना ह्यूमंस का पता ही है ना अपने को, क्या है, XX फीमेल है, XY मेल है, किसमें होती है, ह्यूमंस में होती है। और XO वाला क्या है, सिंपली देखो यहाँ पे ये Y क्रोमोजोम था जो, है ना, ह्यूमंस में जो Y क्रोमोजोम होता है, इसमें क्या है, सीधा सीधा अपसेंट हो गया, सीधा सीधा अपसेंट हो गया। बाकी सारा सेम है कि XX होमोजाइगस क्या है, फीमेल, XO क्या है, ये अपना मेल हो गया ना, ये Y जो है इसमें अपसेंट हो गया। और ये किस में प्रेजेंट होती है, NCERT में एग्जांपल दिया हुआ है, किसमें, ग्रास होपर में होती है, ठीक है। अब ये थोड़ी खास वाली है, Z वाली है, ZW वाली है, ये थोड़ी खास वाली है, ये आपको अलग से याद रखनी है, NCERT में दी हुई है। अलग से क्यों याद रखनी है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या था, होमोजाइगस फीमेल थी, होमोजाइगस मतलब XX, यहाँ भी होमोजाइगस क्या थी, फीमेल थी, XX। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीजें उल्टी हो जाती हैं, ऑपोजिट हो जाती है। यहाँ पे जो होमोजाइगस है ZZ वो है मेल, और ZW यानी जो हेटेरोजाइगस है वो क्या है, फीमेल है। और ये किस में प्रेजेंट होती है, बर्ड्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो इसको मैं बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखो यहां से ओवम से शुरू करना है, हमेशा इसकी कंफ्यूजन से बचने के लिए शुरू कहां से करो, ओवम से। देखो ओवम क्या होता है, फीमेल गेमीट, और फीमेल गेमीट यानी ओवम कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, आप सबको पता है, ठीक है। अब इसके साथ ओवम के साथ 2 कंडीशन पॉसिबल हैं, या तो इस ओवम की यानी इस फीमेल गेमीट की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, या इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। देखो फर्टिलाइजेशन अगर इसकी नहीं हुई तो क्या ये कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये
ड्रोन या मेल हनी बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, तो इसको प्रोसेस को क्या बोल देंगे, पार्थेनोजेनेसिस बोल देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हैप्लॉइड था बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो सिंपल सी बात है ये हैप्लॉइड ही रहेगा। फर्टिलाइजेशन ना होने का मतलब है इसको दूसरा मतलब मेल गमीट इसको नहीं मिला, सिंपल सी बात है। तो क्या बन गया, ड्रोन बन गया, या इसको मेल हनी भी बोलो जो क्या है, हैप्लॉइड है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम कि इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई। ठीक है, इसको क्या मिल गया, देखो ये एक क्या था, फीमेल गमीट। अगर इसको मेल गमीट मिल जाए, मेल गमीट कहां से आएगा, सिंपल सी बात है, ये मेल है तो ये क्या बनाएगा, मेल गमीट बनाएगा, और यही मेल गमीट यहां पे आ गया। ठीक है, ये इसको अब गमीट मिल गया, ये हैप्लॉइड, तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगी, और क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। देखो F4 फर्टिलाइजेशन, F4 फीमेल, मतलब फर्टिलाइजेशन जब भी हो जाए तो फीमेल ही बनेगी, और फर्टिलाइजेशन अगर ना हो तो मेल बनेगा, सिंपल सी बात है। और फीमेल कैसी बनेगी, डिप्लॉइड बनेगी, क्योंकि मेल गमीट और ये फीमेल गमीट है ना, दो आगे तो डिप्लॉइड बन गई। अब फीमेल गमीट की भी क्या है, आगे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर इस फीमेल ने बी ब्रेड खाया, सिंपल, ये बहुत सिंपल सा खाना होता है, अगर बी ब्रेड खाया तो ये बन जाएगी वर्कर। अगर इसने रॉयल जेली खाई, रॉयल जेली बहुत खास खाना होता है, अगर इस फीमेल ने रॉयल जेली खाई तो ये बन जाएगी क्वीन, ये बन जाएगी क्वीन। ठीक है, अब वर्कर नाम से ही पता लग रहा है ये काम ही करेगी ना, बार बार बाहर जाएगी, नेक्टार लाएगी और काम ही करेगी। और क्वीन का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ओवम प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये क्वीन क्या करेगी, ये क्वीन क्या कर देगी, ओवम बना देगी, ये ओवम बना देगी। ठीक है, और ये कहां से आया था, अपना मेल गमीट इससे आया था। ठीक है, तो ये अपने को पूरी साइकिल अपने को समझ आ गई। अब हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। देखो एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो याद करने वाला पार्ट है हम इस वीडियो में कर रहे हैं, और जो समझने वाला पार्ट है वो पार्ट 2 में करने वाले हैं। ठीक है, देखो अब देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे पास दो टाइप से आ सकते हैं, या तो होंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स या होंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरे क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमारे पास कौन से आ जाएंगे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। ठीक है, ये क्लियर है। अब क्रोमोसोमल में कौन से आएंगे, डाउन सिंड्रोम, केलाइन-फेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। अब ये कैसे याद करें, इसकी मैं सिंपल सा एक मेथड फंडा बता दूंगा, है ना, आप इनको इंटरमिक्स नहीं करोगे, उससे सिंपल सा तरीका बताऊंगा। ठीक है, देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कौन से आ रहे हैं, एनसीईआरटी में अगर आप देखो तो जो डायग्राम दिए हुए ना, आपको डाउन सिंड्रोम में एक छोटे बच्चे का डायग्राम मिलेगा, केलाइन-फेल्टर सिंड्रोम में आपको एक मेल का डायग्राम मिलेगा, टर्नर सिंड्रोम में एक फीमेल का डायग्राम मिलेगा। तो सिंपल सी ट्रिक ये है कि जो इस पूरे को मिला दो, जिस भी डिसऑर्डर में ह्यूमन का डायग्राम दिया हुआ है, चाहे वो बच्चे का है, चाहे वो मेल का है या फीमेल का है, यानी एक इंसान का डायग्राम जिसमें भी दिख जाए उसको सीधा सीधा किस में डाल दो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाल दो। ये सिंपल सा फंडा अपना हो गया। और बाकी के बच्चे कौन से आ जाएंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हैं वो भी दो टाइप से हो सकते हैं, या तो सेक्स लिंक्ड होंगे या क्या होंगे, ऑटोसोमल लिंक्ड होंगे। ठीक है, या तो सेक्स लिंक्ड होंगे या ऑटोसोमल लिंक्ड होंगे। ठीक है, ये होगी अपनी पहली बात। दूसरी बात, मेंडेलियन डिसऑर्डर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो डोमिनेंट या रिसेसिव। ठीक है, मैंने पहली बात क्या बोली कि मेंडेलियन डिसऑर्डर दो टाइप के हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड या ऑटोसोमल लिंक्ड। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बोली कि मेंडेलियन डिसऑर्डर फिर से दो टाइप के हो सकते हैं, रिसेसिव या डोमिनेंट। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, SLR मतलब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और ALR मतलब ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। लगभग जो अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सारे रिसेसिव ही हैं, सारे रिसेसिव हैं। ठीक है, डोमिनेंट दिया नहीं हुआ, है ना। अब देखो कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। हीमोफीलिया कैसा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया कैसा, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। थैलेसीमिया कैसा, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, ये अपनी बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैंने इसी चार्ट में यहाँ पे कवर कर दी। ठीक है, क्रोमोसोमल में हम ऐसी कोई भी बात नहीं करते, सेक्स लिंक्ड या रिसेसिव वाली ऐसी कोई बात नहीं करते। ठीक है, ये कवर है अपना। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया कैसे, SLR यानी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। बाकी के ऐसे ALR यानी ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, अब हम क्या है इन पे बारी बारी से बात करने वाले हैं।
कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, हीमोफीलिया में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। ठीक है, मैं फिर से याद करा दूं कि हम जो लर्न करने वाला, याद करने वाला पोर्शन है इस वीडियो में करेंगे, जो भी समझने वाला पोर्शन है इनके बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये मत बोलना कि ये नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो हम समझने वाला नेक्स्ट में करेंगे। सबसे पहले क्या कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कलर ब्लाइंडनेस कैसी है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अब कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, दो कलर को डिफरेंशिएट करने में कंफ्यूजन हो जाती है। कौन से कलर, रेड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, रेड एंड ग्रीन कलर। अब देखो कलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कलर को हम हिंदी में बोलते हैं रंग, कलर को हम हिंदी में बोलते हैं रंग। देखो रंग है ना, ऐसे याद कर लेना, रंग, आर फॉर रंग में आ रहे हैं ना, दोनों आ रहे हैं, आर भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, रंग। ठीक है, रेड और ग्रीन कलर में क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अब ये होता क्यों है, कलर ब्लाइंडनेस होता क्यों है, तो देखो यहां से ही याद कर लेना इसको, सेक्स लिंक्ड है, मतलब सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोसोम का लेना देना है, ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के जीन में म्यूटेशन की वजह से ये होता है। अब एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि 8% मेल्स में ये पाया जाता है और 0.4% फीमेल्स में ये पाया जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो समझने की चीजें हम वो पार्ट 2 में करेंगे। नेक्स्ट अपनी कौन सा डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब देखो यहां पे देखो बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं करेंगे, बिल्कुल इसके नाम से समझेंगे। देखो हीमो मतलब ब्लड है ना, हीमो किसके लिए यूज होता है, ब्लड के लिए यूज होता है, और फीलिया मतलब लव है ना, आपने सुना होगा लायोफिलिक, लायोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो फिलिक मतलब लव और फोबिक मतलब डर, फियर। ठीक है, तो फीलिया मतलब लव। ठीक है, ब्लड के लिए लव, तो ब्लड के लिए लव किसको होगा, है ना, सिंपल सी बात है, पता ही लग गया अपने को कि यहाँ पे क्लोटिंग डिफेक्ट है ना, किसी को ब्लड से प्यार है मतलब उसका खून बहने से रुकेगा ही नहीं, है ना, उसकी क्लोटिंग में गड़बड़ी है, इससे आपको आइडिया लग गया। अब होता क्या है इसमें, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन्स ब्लड क्लोटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन प्रोटीन के साथ क्या हो जाती है, थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। अब उन प्रोटीन के साथ गड़बड़ी हो गई तो ब्लड क्लोटिंग में क्या आ जाएगी, गड़बड़ी आ जाएगी। ब्लड क्लोटिंग में जब गड़बड़ी आएगी तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, मतलब एक बार खून बहने लग गया तो रुक ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोटिंग में गड़बड़ी आ गई, सिंपल सी बात है ना। तो खून बहने से रुक ही नहीं पा रहा तो सिंपल सी बात है उस बंदे को क्या होगा, ब्लड से प्यार होगा, ब्लड से प्यार होगा। ये अपना हीमोफीलिया है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया पे। फिनाइल कीटोन यूरिया देखो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे ही इसको समझेंगे। देखो एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलानिन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक अमीनो एसिड अपने पास है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। ठीक है, अब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये फिनाइल एलानिन जो है इसको एक एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है, टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल यानी हेल्दी यानी स्वस्थ कंडीशन में इस फिनाइल एलानिन को एक एंजाइम होता है जो इसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। ये तो नॉर्मली होना चाहिए, बट फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होगा, ये डिसऑर्डर अगर किसी को हो जाए तो क्या होगा, ये एंजाइम उसमें कम हो जाएगा, है ना। इस एंजाइम की कमी की वजह से फिनाइल एलानिन जो है, देखो लैक ऑफ एंजाइम मतलब ये एंजाइम अपना गड़बड़ी आ गई। ठीक है, फिनाइल एलानिन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो होना किस में चाहिए था, टायरोसिन में, बट इस डिसऑर्डर में क्या हो जाएगा, एंजाइम की कमी की वजह से, लैक ऑफ एंजाइम, ठीक है, मतलब एंजाइम की अब्सेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिनाइल पाइरुविक एसिड जो होता है वो एक फिनाइल कीटो एसिड होता है, फिनाइल कीटो एसिड होता है, और इसी की वजह से इस डिसऑर्डर का नाम क्या पड़ गया, फिनाइल कीटोन यूरिया, है ना, फिनाइल कीटो एसिड, फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही होना चाहिए कि इसको हम एनीमिया क्यों बोलते हैं। देखो नॉर्मली एनीमिया क्या होता है, खून की कमी, है ना, सीधे शब्दों में एनीमिया मतलब खून की कमी, है ना, या बोलो हीमोग्लोबिन की कमी। देखो नॉर्मली आरबीसी कैसी होती है, ऐसी होती है बाय कनकेव शेप, है ना, आपको पता है ना आरबीसी की शेप कैसी होती है, बाय कनकेव। देखो ये एक कनकेव शेप है और ये एक कनकेव ना, बाय कनकेव, सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों होता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा क्या है,
हीमोग्लोबिन को कैरी कर सके। और हीमोग्लोबिन क्या कैरी करेगा, फिर ऑक्सीजन कैरी करेगा, है ना। बाय कनकेव है, हीमोग्लोबिन की फिटिंग एक तरह से फिट हो रहा है इसमें, सिंपल सी इतनी बात है, ठीक है। तो अगर ये आरबीसी सिकल शेप होता है ना, ये आरबीसी अगर सिकल शेप हो जाए, सिकल आपने देखा है, सिकल शेप मतलब जैसे वो जिससे गेहूं काटते हैं ना, आपने खेतों में देखा होगा किसान जिससे गेहूं काटते हैं उसको हम बोलते हैं सिकल शेप, ठीक है। तो ये अगर ऐसी हो जाए तो ये हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं कर पाएगी, है ना। जितना हीमोग्लोबिन अभी कैरी कर रही थी उतना नहीं कर पाएगी, मतलब हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी, बॉडी में कमी हो जाएगी। और इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया मतलब आरबीसी जो है वो सिकल शेप हो चुकी है, तो मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, एक तरीके से खून की कमी हो रही है, या बोल लो नॉर्मल आरबीसी की कमी हो रही है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया एनीमिया, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन जो बनता है जहां पे कंफ्यूजन होती है वो ये है ना, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। देखो, सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वलाइन एट 6th पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन चेन, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि ग्लूटामिक एसिड की सब्सटीट्यूशन हो गई, किसने की, वलाइन ने की, है ना, वलाइन ने की। कहां पे की, 6th पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन चेन। अब इसकी मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, आप पक्का इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ग्लूटामिक एसिड को सब्सटीट्यूट किया था या ग्लूटामिक एसिड ने सब्सटीट्यूट किया था, इसमें कंफ्यूजन होती है। देखो, एक क्रिकेट का प्लेयर था गौतम गंभीर, सबको पता है गौतम गंभीर, जी फॉर ग्लूटामिक एसिड, जी फॉर गौतम गंभीर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक क्रिकेट का बहुत फेमस प्लेयर वीरेंद्र सहवाग, वी फॉर वलेन, वी फॉर वीरेंद्र सहवाग, इतनी बातें अपनी क्लियर है। अब 6th पोजीशन मतलब 6 मतलब सिक्सेस मारने हैं, मतलब छक्के मारने हैं ना, क्रिकेट में आपको पता ही है ना, 6 मारने होते हैं, छक्के मारने होते हैं। अब सिंपल सी बात है, सबको पता है कि वीरेंद्र सहवाग जो था वो ज्यादा 6 मारता था, वो ज्यादा छक्के मारता था, ठीक है। अब देखो, अपनी टीम में कौन सा प्लेयर है, ग्लूटामिक एसिड यानी गौतम गंभीर है, तो गौतम गंभीर बेचारा क्या है, कम छक्के मारता है, तो हमने क्या कर दिया, गौतम गंभीर को वीरेंद्र सहवाग से क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, है ना। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा 6 मारेगा, है ना। गौतम गंभीर इज सब्सटीट्यूटेड बाय वीरेंद्र सहवाग बिकॉज वो 6 ज्यादा मारता है। ये अपनी सिंपल सी ट्रिक थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, थैलेसीमिया के बारे में। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, हीमोग्लोबिन में चेन लेस था, ये लेस यानी कम था, ठीक है। हीमोग्लोबिन में चेन लेस था, लेस यानी कम था। अब यही इसकी ट्रिक बन जाएगी, हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन, चेन से चेन, लेस मतलब कम, था मतलब थैलेसीमिया, मतलब थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन की चेन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है ना। अब अल्फा चेन में कमी आई तो क्या हो जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन में कमी आई तो क्या हो जाएगा, बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपने मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है अपने खत्म हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना। मैंने इसकी फंडा क्या बताया था कि एनसीईआरटी में जिस भी डायग्राम में इंसान आपको दिख जाए, डाउन सिंड्रोम में एक छोटे बच्चे का डायग्राम दिया हुआ है, केलाइन फिल्टर में एक मेल का डायग्राम दिया हुआ है, टर्नर में एक फीमेल का डायग्राम दिया हुआ है, वो अपने सारे क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम डाउन सिंड्रोम पे, ठीक है। देखो, इसका नाम डाउन क्यों पड़ा, तो सिंपल सी बात है, इसको एक साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया था जिसका नाम था लैगडोन डाउन, ठीक है। 1866 में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। अब इसमें होता क्या है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। देखो, नॉर्मली क्या होता है अपने अंदर, हम डिप्लॉयड हैं, है ना। अब डिप्लॉयड कंडीशन में क्या होगा, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है ना, उसीलिए तो बोलते हैं हमको डिप्लॉयड, 2 कॉपी होती है। बट इसमें क्या है, 21st जो क्रोमोसोम है उसकी 3 कॉपी हो जाती है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। अब इसमें सिम्टम क्या क्या आएंगे, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइट कम होगी, जिसको डाउन सिंड्रोम होगा उसकी हाइट कम होगी, उसका राउंड हेड होगा, उसकी फरोड टंग होगी और उसका पार्शियली ओपन्ड माउथ होगा, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के बारे में इतना सा ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपना केलाइन फेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो, नॉर्मली किसी मेल के अंदर क्या होना चाहिए, XY, ठीक है। नॉर्मली किसी मेल के अंदर क्या होना चाहिए, XY होना चाहिए, बट केलाइन फेल्टर में क्या हो जाता है, एक एडिशनल X हो जाता है, एक एडिशनल X। अब सिंपल सी बात है, X क्रोमोसोम जितने ज्यादा होंगे उतनी फीमेल कैरेक्टर ज्यादा होंगे,
ठीक है। एक्स क्रोमोसोम जितने ज़्यादा होंगे उतने फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, है ना। एक्स क्रोमोसोम का मतलब होता है फीमेल कैरेक्टर, ये आप याद रखना। अब इसमें फीमेल कैरेक्टर आ जाएंगे, है ये मेल बट एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से इसमें फीमेल कैरेक्टर आ जाएंगे। पहली बात तो यहाँ पे याद रखनी है, ये स्टेराइल होता है। स्टेराइल होता है मतलब ये आगे क्या है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, स्टेराइल होगा, ये फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें देखो फीमेलनेस आ गई मतलब फेमिनाइन डेवलपमेंट, गाइनेकोमेस्टिया ना ब्रेस्ट डेवलपमेंट इसमें हो जाएगी, ठीक है। अब केलाइनफेल्टर के बाद है अपना टर्नर सिंड्रोम। देखो अब यहाँ पे देखो इसमें क्या था, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया था, और टर्नर सिंड्रोम में क्या है, एक ये फीमेल में होता है, फीमेल के अंदर, और ये किसमें था, मेल के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो गया, ओ मतलब ये गायब हो चुका है, जीरो है ना, इसमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम बच गया। अब मैंने क्या बोला, एक्स क्रोमोसोम का मतलब है फीमेलनेस, किसी में एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ जाए तो फीमेलनेस आ जाएगी, और किसी का एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाए मतलब उसकी फीमेलनेस कम हो जाएगी। तो किसी फीमेलनेस मतलब ये फीमेल के अंदर होता है, तो किसी फीमेल की अगर फीमेलनेस कम हो जाए मतलब वो मेल जैसे कैरेक्टर शो करेगी, है ना, मेल जैसे कैरेक्टर। इसको ऐसे याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ये भी स्टेराइल होगी, याद रखेंगे, केलाइनफेल्टर में जो मेल है वो स्टेराइल, और टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल है वो भी स्टेराइल, क्योंकि इसकी ओवरीज जो है वो पूरी डेवलप ही नहीं हो पाती, है ना, रूडिमेंट्री ओवरी, तो ओवरी ही डेवलप नहीं होंगी तो ओवम नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा मतलब ये स्टेराइल है, ठीक है। और इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी अब्सेंट होते हैं, जैसे कि इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगी, मैं बोल रहा हूँ ना बिल्कुल इसका उल्टा है, इसमें मेल के अंदर क्या है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, गाइनेकोमेस्टिया, और इसमें फीमेल के अंदर भी क्या है, ब्रेस्ट डेवलप नहीं होती, तो लगभग उल्टा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये पार्ट 1 खत्म हुआ, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 2 में जो समझने वाली चीजें हैं उनके साथ। थैंक यू।